हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल कोड M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन को। और आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट प्लस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही फास्ट पढ़ाऊँगी मैं आज, ठीक है, क्योंकि हमें फास्टली कंप्लीट करना है अपना पूरा सिलेबस, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और क्वेश्चंस पे और ध्यान देना है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स। तो पहले बात करते हैं ऑपरेटर्स होता क्या है, क्या उसका यूज़ है, और कितने टाइप्स के आपके ऑपरेटर्स होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, The operator can be defined as a symbol which is responsible for a particular operation between the two operands. दो ऑपरेंड्स के बीच में कौन सा पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो जो सिंबल है ना, उसे आप बोलते हो क्या, ऑपरेटर, ठीक है। दो ऑपरेंड्स हैं, उनके बीच में जो सिंबल लगा है, उस सिंबल के अकॉर्डिंग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो सिंबल बताएगा ये बात, उसे बोलेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर्स आर द पिलर्स ऑफ अ प्रोग्राम ऑन विच द लॉजिक इज़ बिल्ट इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, और लॉजिक लगाने के लिए जो उसका पिलर है ना, वो उसके ऑपरेटर्स ही होते हैं। क्योंकि जो आपके ऑपरेटर्स हैं वो बेसिकली आपका लॉजिक बनाते हैं, कंडीशंस में आपको हेल्प करते हैं। आपको जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो आपके लिए प्लस माइनस डिवाइड ये सब चीज़ें करते हैं। और भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इन्हें ऐसे मान लीजिए कि ये पिलर है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, ठीक है। जो आपका लॉजिक बनेगा उसका ये पिलर बनते हैं। Next is Python provides a variety of operators which are described as follows. तो यहाँ पे आपके types of operators हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, थर्ड इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फोर्थ लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिफ्थ बिटवाइज ऑपरेटर्स, सिक्स्थ मेंबरशिप ऑपरेटर्स, एंड सेवेंथ आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट ऊपर के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले आपके सारे क्या हैं, ये वाला आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको MCQ और ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है आपका, उसमें क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे हिंदी में सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ये आपके पहले टाइप के ऑपरेटर्स हैं। मैंने हर एक चीज़ हिंदी में लिखने की कोशिश करी है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, जो आप मैथ्स में ऑपरेशन लगाते हो, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो उन सबको, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये सब जो आपके गणितीय कार्य होते हैं ना, इनको परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और हिंदी में इन्हें बोलते हैं अंकगणित ऑपरेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सारे ऑपरेटर्स हैं, इनके सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में इनका जो वर्क है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्लस आपका है एडिशन ऑपरेटर, इसे बोलते हैं एडिशन। ये क्या करता है, दोनों ऑपरेंड्स को ऐड करता है। तो यहाँ पे देखो, जो आपका ये है ना, ये आपका सिंबल है, इसे हम बोलेंगे ऑपरेटर, ठीक है। ये आपका ऑपरेटर बन गया, जो कि ये सिंबल है। और जो ये दोनों है ना, ये आपके क्या है, ऑपरेंड है, ठीक है। आपको पता होगा, ये तो पता ही होगा, बहुत बेसिक सी बात है कि जिन पर आपका ऑपरेशन लगता है वो आपके ऑपरेंड कहलाते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करते हो, यहाँ पे माइनस साइन है। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ऑपरेंड को। डिवाइड, डिवीजन, यहाँ पे फ्लोट है, डिवाइड्स द फर्स्ट ऑपरेंड बाय सेकेंड, तो x डिवाइड बाय 2 मान लेते हैं। यहाँ पे एक बार मान लो कि x, जस्ट अ मिनट, x की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे है 20 है, और y की वैल्यू मान लेते हैं आपकी है 6 मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से है। तो यहाँ पे अगर 20 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 26। 20 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 टू द 12, 120 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 20 जो आपका है, एक मिनट,
डिवाइड बाय 6 करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर है ना वो आपका फ्लोट में आएगा, मतलब आपका डेसिमल में आएगा आंसर, ठीक है। तो आपको पता है ये 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, जो कि 6 3 होता है 18, तो 18 के बाद 23.33 कुछ आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्लोट में डिवीजन, ठीक है। पहला ऑपरेंड आपका क्या था एक्स को डिवाइड किया आपने वाई से, तो वाई आपका ये है। अगर मैं करती हूँ ये वाला सिंबल, देखो क्या है, डबल आपके ये स्लैश है, तो ये आपका है डिवीजन, लेकिन फ्लोर डिवीजन है। यहाँ पे फ्लोट था, यहाँ पे फ्लोर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं हर बार, या तो इसका सिंबल दे देंगे, पूछेंगे ये क्या है, या फिर आपसे पूछेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे आपको देती हूँ 20, फ्लोर डिवीजन 6, तो इसका आंसर आएगा आपका 3, ठीक है। फ्लोर मतलब क्या होता है, अगर आपके पास यहाँ पे देखो 3.3 वैल्यू है और मुझे इसका फ्लोर निकालना है, ठीक है, फ्लोर निकालना है, तो यहाँ पे मान लो ये आपका 3 है और ये आपका है 4 है, तो 3.3 कहीं यहाँ पे लाई करेगा मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे इस नंबर के जो नीचे वाली वैल्यू है वो इसके लिए फ्लोर होती है। मान लो आपका एक रूम है, तो रूम में नीचे क्या होता है आपका फ्लोर, और ऊपर क्या होती है आपकी सीलिंग होती है। क्या होती है? सीलिंग, छत जैसे कहते हो आप, ठीक है, सीलिंग है ये। तो आपको 3.3 से नीचे आना है, फ्लोर की तरफ आना है, तो इसलिए इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने फ्लोर वैल्यू ले ली और इसको पॉइंट को हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर लिया। बेसिकली ये इंटीजर पार्ट लेगा, डेसिमल पार्ट यहाँ पे ट्रंकेट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन डाले हैं आपके लिए, और कल की क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो ऑपरेटर से आपको दिखाई देंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉडुलस। ये चारों ही ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से बनने वाला है, तो इसको ध्यान से समझ लो। मॉडुलस क्या होता है? रिटर्न्स द रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट ऑपरेंड इज डिवाइडेड बाय द सेकेंड। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में आपको मिल रहा था रिमाइंडर, नहीं क्वोशिएंट। जब मैंने 6 को डिवाइड किया, 20 को डिवाइड किया 6 से, तो मेरा जो क्वोशिएंट है वो 3.3 आया। हालांकि यहाँ पे भी क्वोशिएंट जो है वो 3.3 आया, लेकिन यहाँ पे इसने फ्लोर लिया तो 3 पर आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन अगर बात करूँ मॉडुलस की, तो मॉडुलस में क्या होता है, जब मैं डिवाइड करूँगी फर्स्ट ऑपरेंड यानी कि 20 को 6 से डिवाइड करूँगी, इन तीनों के सिंबल याद रखना, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्लोट डिवीजन, इसे बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, और इसे बोलते हैं आपका मॉडुलस। इसे मैं करूँगी डिवाइड 6 से, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। तो अगर रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे 6 3 18, तो 2 आपका रिमाइंडर है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है ना, वो आपका आंसर होता है, ना कि क्वोशिएंट, ठीक है। तो ये फ़र्क है आपके मॉडुलस के अंदर, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा, जो कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। अब आपका ये है पावर। पावर में देखो 2 स्टार है, मल्टीप्लिकेशन में 1 स्टार था, पावर में आपके 2 स्टार है। पावर के लिए रिटर्न्स फर्स्ट रेज टू द पावर सेकेंड, मतलब 20 की पावर आपकी 6 जो आएगा ना करने पे सॉल्व, वो आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो उस टाइप से आप लिखोगे x की पावर y, इस तरीके से x की पावर y स्टार स्टार लगाते हैं। आई समझ? तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी जो भी आपके और क्वेश्चंस हैं उसमें आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो समझना था वो यही था कि किसका क्या सिंबल है और क्या किसका वर्क है, ठीक है। कहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलता है, कहाँ आपको क्वोशिएंट मिलता है, कहाँ आपको फ्लोर वैल्यू मिलती है, और पावर के लिए क्या सिंबल होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर्स की। यहाँ पे भी x की वैल्यू मान लेते हैं 20 मान लेते हैं, और y की वैल्यू यहाँ मैं मान लेती हूँ 34 मान लेती हूँ, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को आप रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। यहीं पर आपका एक क्वेश्चन मिल गया आपको यहाँ पे, ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू को आप कंपेयर करते हो, उनके बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करते हो। इट आइदर रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा ट्रू और फॉल्स वैल्यू को ही रिटर्न करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कंडीशन को देखकर ये या तो ट्रू देंगे या तो फॉल्स देंगे। यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही थी, 26 मिला, कभी 14 मिला, 120 मिला, 3.33, ये सब वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ ट्रू मिलेगा या तो आंसर में, या फिर फॉल्स मिलेगा, कंडीशन को देखते हुए ही, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं कंडीशनल, इसीलिए ना इसे बोलते हैं क्या? आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। कंडीशन को देखते हुए कंपैरिजन करता है ये, ठीक है।
तो यहाँ पे तुलना ऑपरेटर कहते हैं इसको, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके जो टाइप्स है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्रेटर देन, ठीक है, फर्स्ट है ग्रेटर देन। तो ट्रू जब आएगा ये, जब आपका लेफ्ट वाला ऑपरेंड बड़ा होगा राइट ऑपरेंड से। तो अगर मान लो x की वैल्यू 20 थी और y की वैल्यू आपकी 34 थी, तो क्या 20 बड़ा है 34 से? नहीं बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर आपका फॉल्स आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, लेस देन में क्या होगा? ट्रू करेगा जब आपका लेफ्ट ऑपरेंड छोटा होगा राइट ऑपरेंड से। तो अब इस वाले केस में आपका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि 20 क्या है, छोटा है 34 से, तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट, इक्वल टू। इक्वल टू में देखो दो इक्वल टू लगते हैं, लेकिन इसे बोलते इक्वल टू, इसे याद कर लेना। कई बार बच्चे इससे बोल देते हैं इक्वल टू। ये इक्वल टू नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। एक मिनट, ये जो सिंगल आपका इक्वल होता है ना, ये आपका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका इस्तेमाल हमने किया है असाइन करने के लिए वैल्यूज़ को, ठीक है। y में आपने 34 डाल दिया, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ऐसे याद रख लेना। यहाँ आपसे पोस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को कि अगर आपसे पूछ लेंगे कि सिंगल इक्वल टू देंगे और बोलेंगे इसका नाम क्या है, तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना है उसका नाम, और डबल इक्वल आपको सिंबल मिलेगा तो आपको उसे इक्वल टू ऑपरेटर बोलना है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू जब आएगी जब बोथ ऑपरेंट्स की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। लेकिन हमारे केस में तो 20 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू बोलेंगे इसको, 34 ये तो है नहीं, तो यहाँ पे आंसर फॉल्स मिलेगा आपको, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा पहले, और फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू के लिए भी एक सिंबल बनाया है, जैसे इक्वल टू के लिए बनाया है, तो इसके अंदर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है और फिर एक इक्वल है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या आपका 20 इज़ नॉट इक्वल टू 34 है? येस, ये आपस में इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू है। तो ये ट्रू जब आएगा जब आपके दोनों ऑपरेंड्स इक्वल नहीं होंगे, तो इट मीन्स इस वाले केस में आपको ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट ही है, अगर जो चीज़ यहाँ फॉल्स होगी वो यहाँ पे ट्रू तो होनी ही होनी है, ठीक है। अब है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है? ट्रू आएगा जब आपका लेफ्ट ऑपरेंड या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो वो ट्रू कर देगा। जैसे कि आपका 20 है, ठीक है, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 34 है? नहीं, यहाँ पे ग्रेटर भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं है, तो यहाँ पे तो फॉल्स आ गया, ठीक है। और अगर बात करूँ लेस देन इक्वल टू, तो ये ट्रू जब होगा जब आपका लेफ्ट ऑपरेंड या तो छोटा हो या फिर इक्वल हो। तो यहाँ पे छोटा तो है लेकिन इक्वल नहीं है, दोनों में से एक कंडीशन भी अगर फुलफिल होती है तो आपको ट्रू ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही ट्रू हो, यहाँ पे इक्वल तो नहीं है बट लेस देन तो है ना, तो यहाँ पे आपको ट्रू देखने को मिल जाएगा। और का मतलब क्या होता है? दोनों में से एक चीज़ होना ज़रूरी है, एक चीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस वाले में इनको स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है। बाकी तो आप समझ जाओगे देख कर ही, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। सिंबल्स में आपको ध्यान देना है कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे सिंबल दे के कि इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं देख लो। लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म द लॉजिकल एंड लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तीन आपके ऑपरेशंस होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के द्वारा जो परफॉर्म किए जाते हैं। लॉजिकल एंड करते हैं, ये लॉजिकल और करते हैं, और लॉजिकल नॉट करते हैं। इट इज़ यूज टू कंबाइन द कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा था कंडीशंस, देखो आपने यहाँ पे कंडीशंस देखी थी, ये सारी कंडीशंस तो है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है। अब हमें इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इनको ज्वाइन करने के लिए, इनको कंबाइन करने के लिए हमें एक और ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट लगी, और वो थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो एंड होता है और नॉट, ठीक है, ये तीन ही होते हैं सिर्फ, ठीक है, तीन ही होते हैं, याद रखना पहली बात तो। अब एंड देखो, लॉजिकल एंड क्या होता है? ट्रू इफ़ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। अब यहाँ पे ना लेट सपोज जो आपका x है, x में हमारा है 2 इज़ लेस देन 3, ठीक है, और y में आपका है, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, और y में आपका है 5 इज़ नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। देखो पहले एंड की बात करते हैं। तो एंड में अगर मैं देखूँ तो एंड में क्या बोलता है कि जब आपके दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 2 इज़ लेस देन 3 है,
इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, समझने में आसानी होगी। बीच में आपका एंड लगा है, एंड आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो स्मॉल में कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। स्मॉल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में एंड लगा हुआ है, ठीक है। एंड में, एंड को आप स्मॉल में लिखना, ठीक है, स्मॉल में लिखो इन्हें। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 5 इज़ नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको आप इसको आप मानो एक ऑपरेंड, इसको मानो दूसरा ऑपरेंड, क्योंकि ये ऑपरेटर है ना, इसलिए इसके लिए दो अलग अलग ऑपरेंड है। अब देखो, क्या 2 इज़ लेस देन 3 है? नहीं है। क्या है बताओ, है या नहीं है? बिल्कुल है, ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। अब 5 इज़ नॉट इक्वल टू 10, ये भी सही बात है, ये भी ट्रू है। जब दोनों ट्रू हो गए तो एंड क्या बोलता है, मैं भी ट्रू हो जाऊंगा, ठीक है। एंड बोलता है मैं भी ट्रू हो जाऊंगा। तो लॉजिकल एंड बोलता है ट्रू जब होगा जब बोथ ऑपरेंड्स ट्रू है। तो मेरा ये वाला ऑपरेंड भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है, तो ट्रू आंसर दे दिया। अगर बात करूँ और की, और क्या बोलता है, ट्रू इफ़ आइदर ऑफ द ऑपरेंड इज़ ट्रू। ट्रू बोलता है अगर एक भी ट्रू है तो भी मैं ट्रू हो सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो, अगर यहाँ पे अगर मैं इसमें और लिखूँगी तो इसका आंसर तब भी ट्रू ही आएगा, बिकॉज दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है। लेकिन मान लो, सपोज करते, थोड़ा सा चेंज करते हैं कंडीशन को, समझना, ठीक है। अगर यहाँ पे कंडीशन को मैं चेंज करती हूँ हल्का सा, और यहाँ मैं लिखती हूँ 5 इज़ इक्वल टू 10, ये कंडीशन है, ठीक है। अब कंडीशन में बदलाव किया गया है समझाने के लिए कि आपको समझ में आए। अब हम बात कर रहे हैं और की, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंडीशन बदल दी, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेंड तो मेरा अभी भी ट्रू है, लेकिन सेकंड ऑपरेंड क्या 5 इक्वल टू 10 है? नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है, ये तो आपका फॉल्स हो गया। और अगर अब यहाँ पे एंड ना लगा के मैं और लगाती हूँ, तब भी मेरा आंसर ट्रू ही आएगा, क्योंकि इसने बोला है आइदर, दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो मैं ट्रू हो जाऊंगा। ये तो ट्रू है ना, इसलिए ये भी ट्रू है। लेकिन अगर एंड लगा होता, फिर से अगर एंड कर दें इसको, हम और को हटा देते हैं, तो अब एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों आपके ट्रू होने चाहिए एंड के लिए। तो आपको इतना याद रखना है कि लॉजिकल एंड के लिए दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा, वरना आंसर फॉल्स हो जाएगा। लॉजिकल और के लिए अगर देखो दोनों में से एक भी फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। लेकिन दोनों ही फॉल्स हो गए तब क्या होगा, दोनों ही फॉल्स हो गए तो आंसर तो फॉल्स ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू दे देगा, और दोनों फॉल्स तो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स तब भी ट्रू, ठीक है। और नॉट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट, अगर आपका आंसर जो ऑपरेंड है वो फॉल्स है तो ये ट्रू कर देगा, उल्टा कर देता है बिल्कुल, ठीक है। मान लो अब हमने कंडीशन बदल दी, हमारे पास एक कंडीशन है बस ये वाली, ठीक है, 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये कंडीशन है और मैं इसके ऊपर नॉट लगा रही हूँ, तो मैंने लिखा नॉट ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स लिख दिया। एक्स में ये था और यहाँ पे नॉट ऑफ एक्स है, तो x की वैल्यू क्या है, 2 क्या बड़ा है 3 से, नहीं बड़ा है, तो ये तो फॉल्स आ गया, ठीक है, ये तो फॉल्स आ गया। अब नॉट ऑफ फॉल्स, x तो फॉल्स है ना, तो इस तरीके से, तो नॉट ऑफ फॉल्स, फॉल्स का नॉट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑपरेंड जो है वो फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा, ऑपरेंड अगर ट्रू है तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑपरेंड अगर फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल में डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल रहता है, कमेंट करके पूछ ले करो, ठीक है। वरना नेक्स्ट क्लास में तो मैं सारे क्वेश्चंस और लेके आऊँगी, आपको और भी जो क्लियरिटी है वो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल विद कंप्लीट ई नोट्स, चारों मॉड्यूल के लिए ई नोट्स अवेलेबल है, और पेड वीडियो कोर्स अवेलेबल है पाइथन के लिए और आईओटी के लिए। इस नंबर पे बात करके आप अपने नोट्स ले सकते हो। इस कम टाइम पे आप ई नोट्स का इस्तेमाल करके अच्छे थ्योरी के नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स की। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये भी देख लो। बिटवाइज ऑपरेटर्स एक्ट ऑन बिट्स एंड परफॉर्म द बिट बाय बिट ऑपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिट पे काम करते हैं, इसीलिए इसका नाम बिटवाइज ऑपरेटर्स है। दे आर यूज्ड
टू ऑपरेट ऑन बाइनरी नंबर्स। तो ये पहले जो भी आपका ऑपरेंड है उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद ही ऑपरेट करता है और फिर आंसर निकाल के आपको देता है। यहाँ पे हिंदी में गिवन है, देख लेना। यहाँ पे देखो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। अब इसे भी ना आप एंड बोलते हो, और बोलते हो, नॉट बोलते हो। इनमें डिफरेंस क्या है? देखो सिंबल में डिफरेंस है। सिंबल देख रहे हो, यहाँ पे एंड था, और था, नॉट था, लेकिन ये लॉजिकल एंड और नॉट थे। लेकिन यहाँ पे बिटवाइज है तो इनके सिंबल अलग है, ठीक है। सिंबल का ध्यान देना, नाम बिल्कुल सेम होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है। जहाँ पे बच्चे फंसते हैं वहाँ पे मैं फोकस करती हूँ। मुझे पता है, मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, निकाले हैं, एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है, कहाँ कहाँ पे माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो उस चीज़ को आपको टिप्स देती हूँ तो उसे समझ ले करो, ठीक है, और उसे अप्लाई करा करो अपने लाइफ में, अपने एग्ज़ाम में। अब देखो इन तीनों में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से बताया है, और ये तो आपको ये बताएंगे बाद में, ठीक है। तो अब देखो, पहले अगर मैं बात करूँ, x की वैल्यू हम यहाँ पे 4 मान लेते हैं और y की वैल्यू हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लॉजिकल की बात नहीं है, यहाँ पे बिटवाइज की बात है, बिटवाइज एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 and 3, ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाला चलाया है। तो बिट में मतलब पहले ये बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी बाइनरी नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो 4 को हम लिखते हैं कैसे? 1 0 0। कैसे लिखा? देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 1 है ये, ठीक है, 1 है, 2 की पावर 2। तो इसे आप 2 की पावर 0 को 1 लिख लो, इसको आप 2 लिख लो, इसको आप 4 लिख लो। इस तरीके से आप पावर बढ़ाते रहते हो और नंबर्स को लिखते रहते हो, ठीक है। तो मैंने 4 के लिए यहीं पर रोक दिया, तो 1 0 0 इसका आंसर बन गया। और अगर 3 की बात करूँ तो वो होता है आपका क्या? 0 1 1, क्योंकि 2 की पावर 0 ये होता है, 2 की पावर 1 ये होता है, और ये 2 की पावर 2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 2 4। तो 1 और 2 कितने होते हैं आपके? 3। तो यहीं पे आप रोक दोगे, 4 पे आप जाओगे नहीं। तो इस तरीके से बाइनरी नंबर्स निकालते हैं। तो 1 0 0। अगर आपको बाइनरी नंबर्स निकालने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी बाइनरी नंबर्स को निकालते कैसे हैं, और बिटवाइज ऑपरेटर्स पे अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे करेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो मैं अलग से 10 to 15 मिनट्स की वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है, आप बताएंगे जब। तो ये आपका 4 था, 4 और आपका 3 आपका ये था। आपने इस पर एंड लगाया है, बिटवाइज एंड, ये आपका बिटवाइज एंड है। तो एंड क्या करता है? वही काम करता है जो लॉजिकल एंड करता है, बट यहाँ पर बिट्स पे करता है। 0 और 1, इसको आप 0 को मान लो आप फॉल्स और 1 को मान लो आप ट्रू, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ, 0 को आप मान लो क्या? फॉल्स मानना है 0 को, और 1 को क्या मानना है? ट्रू मानना है, ठीक है। तो अब देखो एंड क्या करता था? दोनों सेम होंगे तभी वो ट्रू देगा। दोनों सेम है क्या? नहीं है, तो क्या दे देगा ये? 0 फॉल्स। दोनों सेम है? नहीं है, 0। दोनों सेम है? नहीं है, 0। तो 0 0 0, ठीक है, मतलब आंसर तो फॉल्स ही है एक तरीके से। और इसको क्या बोलेंगे? 0 0 0 को बोलेंगे 0 ही तो बोलेंगे, ठीक है। ये 0 का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। फिर हम और निकालेंगे। अब मैं यही बता देती हूँ आपको और कैसे निकालते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहीं पर इसको चेंज कर लेते हैं और इसको और कर लेते हैं, ठीक है। यह और हो गया, तो ये और का सिंबल है इस तरीके से, ठीक है। अब और में क्या होता है? अगर एक भी ट्रू है तो मैं तो ट्रू दे देता हूँ, ये कहता है ना आपका फॉल्स, आपका और, ठीक है। तो इन दोनों में से एक तो ट्रू है ना, तो 1 दे दिया, एक तो ट्रू है ना, 1 दे दिया, एक तो ट्रू है ना, 1 दे दिया। तो यहाँ पे 1 1 1, और ये क्या होता है आपका 1 1 1। अगर मैं यहाँ पे तीनों में 1 लगा दूँ तो क्या बन जाता है? ये 4 5 6 और 7। तो ये 7 का रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते बाइनरी नंबर्स के बारे में, उन्हें डेफिनेटली दिक्कत आ रही होगी। वो बच्चे मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उनके लिए अलग से एक बाइनरी नंबर्स की वीडियो बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद नॉट है, बिटवाइज नॉट का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मैं इस तरीके से लिख देती हूँ 4, तो यहाँ पे पहले जो 4 नंबर है उसका बाइनरी लिखा जाएगा। ये सब इंटरनली होता है बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। आपको सिर्फ आंसर मिलेगा स्क्रीन पे 0 7। अगर आप यहाँ पे ये लिख देते हो कि भाई 4, 1 मिनट, 4 लिखा आपने,
एंड लिखा आपने और 3 लिखा, तो इंटरनली ये कन्वर्ट होगा कहाँ पे, बाइनरी के अंदर जो भी कुछ होगा, लेकिन आंसर आपको 0 मिलेगा। लेकिन मान लो आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको तो खुद से करना पड़ेगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनली कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 लिख दिया, आपसे आंसर पूछा हुआ है, तो 4 को पहले आप बाइनरी में लिखोगे इस तरीके से 100। इसके बाद आप इसका क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, मतलब जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 कर दोगे, जहाँ पे 0 वहाँ 1 कर दोगे, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, तो 0 1 1। और ये क्या होता है, अगर मैं लिख के देखूँ 1 2 4, तो ये आपका होता है 3, ठीक है, तो 3 है इसका आंसर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखती हूँ 4, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब ज़ोर है और बिट वाइज राइट शिफ्ट है, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट है, ये तीनों मैं आपको कल बताऊँगी टुमारो क्लास में, ठीक है। इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। कल की जो क्लास होगी ना उसमें मैं आपको और भी क्वेश्चंस बताऊँगी, वहाँ पे मैं आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करूँगी इन तीनों के एग्जाम्पल, और फिर आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊँगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टाइम टेकिंग है ना, ये ज़ोर कैसे करना है, फिर बिट वाइज राइट शिफ्ट कैसे करना है, ये कल की क्लास में। आज की क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट क्लास करने के ट्राई में हूँ, तो कल बताऊँगी आपको ये तीनों ऑपरेटर्स, ठीक है। आई होप सो आपको तीनों क्लियर होंगे, ऊपर वाले इनके सिंबल्स पता होंगे, इनके काम पता होंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, अब यहाँ पे बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। क्या होते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स? द असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑपरेंड। जो भी आपका राइट में एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू को आप असाइन कर रहे हो लेफ्ट वाले ऑपरेंड के अंदर। द असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर डिस्क्राइब्ड इन द बिलो टेबल, जो आपका नेक्स्ट साइड पे गिवन है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे ऑपरेटर्स हैं जो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। देखो सिंपल अगर बात करूँ असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो वो इस तरीके से होता है, इट असाइंस द वैल्यू ऑफ द राइट एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट। जैसे कि सिंपली x इज इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू मैंने इसमें डाल दी इस वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इसके वेरिएंट्स होते हैं प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, पावर इक्वल टू एंड फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो मैं अगर ऐसे लिखती हूँ a प्लस इक्वल टू बी, a प्लस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस बी। इसी को शॉर्ट में करने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया, a इक्वल टू a प्लस बी ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया a प्लस इक्वल टू बी। इससे क्या हुआ, मुझे बार बार a लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब इसका मतलब क्या था, a के अंदर b की वैल्यू जोड़ो और फिर उसको a में डाल दो। इसका मतलब भी यही है, ठीक है। शॉर्ट हैंड है बेसिकली, यह है आपका शॉर्ट हैंड है ये। सिमिलरली माइनस के लिए भी देखो सेम केस है ये वाला, मल्टीप्लाई के लिए भी सेम है, ठीक है। मैं रिपीट नहीं कर रही इसलिए। मॉडुलस के लिए भी बिल्कुल सेम ही है ये चीज़, मतलब शॉर्ट हैंड है बेसिकली ये सबके, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट का 2 बता देती हूँ क्या है। देखो यहाँ पे मान लो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है, a स्टार स्टार इक्वल टू b। यहाँ पे वही बात है, ठीक है, वही चीज़, शॉर्ट हैंड ही है बेसिकली ये भी। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, a स्टार स्टार इक्वल टू b का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है a इक्वल टू a स्टार स्टार b, मतलब a के साथ b का पावर ऑपरेटर लगाओ और वैल्यू फिर से a में ही डाल दो, ये मतलब है। तो 4 की पावर की आपने 2 16 और 16 को फिर आपने a में ही डलवा दिया। सिमिलरली यहाँ पे 4 और 3 वैल्यू थी, तो 4 फ्लोर डिवीजन बाय 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन फ्लोर लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फ्लोर लेंगे तो 1 आ जाएगा और फिर इस 1 को आपने डलवा दिया कहाँ, a के अंदर, ठीक है। आई होप तो समझ में आ गया होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में क्लियर करवा दूंगी। यहाँ पे समझने के लिए ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थ्योरी में इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, ऑपरेटर्स के अंदर फ्रैंकली बताऊँ तो थ्योरी में इतना कुछ है नहीं। बट आपसे ना अगर थ्योरी में पूछते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, तो आपको कुछ लिख के आना पड़ेगा। बहुत कुछ मत लिख के आना, बट विद एग्जाम्पल अगर लिख कर आओगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लीस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन आ सकता है, देखो, ठीक है। इज और इज नॉट 2 होते हैं, आर द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। बोथ आर यूज टू चेक इफ 2 वैल्यूज आर लोकेटेड ऑन द सेम पार्ट ऑफ द मेमोरी। 2 वेरिएबल्स दैट आर इक्वल डू नॉट इम्प्लाई दैट
दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको ये पता करना है कि जो आपके दो ऑपरेंड्स हैं वो एकदम सेम है तो ट्रू आंसर आएगा, और अगर सेम नहीं है तो फॉल्स आंसर आएगा। तो एक इज़ है और एक इज़ नॉट है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए होता है कि वो दोनों समान है या फिर नहीं है। तो इज़ में देखो क्या होता है, ट्रू करेगा जब इफ़ द ऑपरेंड्स आर आइडेंटिकल, दोनों ऑपरेंड्स सेम होंगे, और इज़ नॉट मतलब ऑपरेंड्स सेम नहीं होंगे तो ये ट्रू करेगा, ठीक है। इज़ नॉट सेम एंड सेम, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, सी प्रोग्रामिंग वाले स्टूडेंट्स M3 R4 मॉड्यूल के बच्चे भी नोट्स ले सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी नोट्स अवेलेबल है, नंबर आपके सामने है, आप यहाँ पे बात करके 150 रुपीज़ में आपको सी प्रोग्रामिंग के ई नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मेंबरशिप ऑपरेटर्स, और ये आपका आई थिंक लास्ट ऑपरेटर है, हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन ही है। तो ये आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है, यहाँ पे देख लो क्या है, इन और नॉट इन, ये आपके दो, आपको ये पता होना चाहिए कौन से ऑपरेटर किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। मेंबरशिप के अंदर इन और नॉट इन आते हैं, ठीक है, और आइडेंटिटी के अंदर इज़ और इज़ नॉट आता है, आपको ये पता होना चाहिए। आर द मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज टू टेस्ट वेदर अ वैल्यू और वेरिएबल इज इन सीक्वेंस। आपके पास कोई सीक्वेंस गिवन है, लेट सपोज लिस्ट है, टपल है, आगे आप पढ़ोगे लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, उस सीक्वेंस में आपको चेक करना है कि वो वेरिएबल या वो वैल्यू उसके अंदर है या नहीं है, वो वैल्यू या वेरिएबल उसके अंदर है या फिर नहीं है। टेस्ट करने के लिए आपको मेंबरशिप ऑपरेटर्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो है आपका, इन और नॉट इन। ट्रू करेगा इफ़ वैल्यू इज़ फाउंड इन द सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस के अंदर वैल्यू मिल गई तो ट्रू हो जाएगा, मतलब वैल्यू मिल गई आपको सीक्वेंस के अंदर। नॉट इन मतलब वो वैल्यू नहीं है उस सीक्वेंस में, तो ट्रू आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स मैं आपको नहीं दूंगी, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है इस क्लास के अंदर कि आप इनके आंसर दे सकते हैं। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है और तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छे नंबर आए, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आपने इनके आंसर्स नहीं करे तो मैं इनके आंसर्स नहीं दूंगी, ठीक है। एक भी बच्चे ने अगर आंसर दिया तो मैं ज़रूर से आंसर दूंगी, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखते हो, क्वेश्चंस के आंसर देते नहीं हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास अगर आपने समझी है तो आई डेफिनेटली एश्योर यू कि आप इनके आंसर्स कर पाओगे, ठीक है। ये इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं, यहाँ पे ABCD लिख लेना इस तरीके से, ABCD सब में ऐसे कर लेना ABCD, ठीक है, और इस अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं, ठीक है। सब में ABCD का पैटर्न यही रहेगा, ऑर्डर यही रहेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दो क्वेश्चन और है, इनके भी आप वीडियो को पॉज कर लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आंसर कर देना, ठीक है। और यहाँ पे दो क्वेश्चन और है, ठीक है। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगर आपने वीडियो देखी है तो आप डेफिनेटली आंसर दे पाओगे। मैंने बहुत ही आसान क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, ठीक है। तो अगर आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो O Level GS Adda यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में और लाइक कर देना, और इस क्लास की PDF कल तक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और बाकी सारी वीडियोस जो आ रही हैं उनको देखते जाओ और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर लो। गेस्ट पेपर्स मैंने बनाए हैं वो मैं एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पे देखते हुए बना रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए, तो उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। उनकी PDF भी डलती जा रही है टेलीग्राम पे, जो बच्चे नए हैं वो ज्वाइन कर लो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।